आज हम इंसेक्ट पेस्ट कंट्रोल का अध्ययन करेंगे। इंसेक्ट पेस्ट कंट्रोल दो प्रकार का होता है, नेचुरल और अप्लाइड। नेचुरल कंट्रोल वो कंट्रोल है जो प्रकृति में हमेशा होता रहता है। इसमें क्लाइमेटिक फैक्टर्स होते हैं, नेचुरल बैरियर्स होते हैं, नेचुरल एनिमीज़ होते हैं और डिजीज़। इसके अलावा जो ह्यूमन एफर्ट्स के द्वारा किया जाता है, जब हमें इकोनॉमिक लॉसेस होते हैं अपने क्रॉप्स में और पेट एनिमल्स के हेल्थ हैज़ार्ड और ह्यूमन खुद के भी स्वास्थ्य में अगर गंभीर समस्याएं सिर्फ इंसेक्ट्स के कारण आती हैं एज ए पेस्ट, तो फिर हमें उसको रोकने के लिए, उसको कंट्रोल करने के लिए मशीनों के द्वारा, केमिकल्स के द्वारा जो प्रयास करने होते हैं उनको हम रखते हैं अप्लाइड पेस्ट कंट्रोल में। तो फर्स्ट, नेचुरल इंसेक्ट पेस्ट कंट्रोल। नेचुरल इंसेक्ट पेस्ट कंट्रोल में जैसा मैंने बताया क्लाइमेटिक फैक्टर्स होते हैं। तो क्लाइमेटिक फैक्टर्स में हमारे पास टेम्परेचर होता है, ह्यूमिडिटी, डे लेंथ जिसको हम फोटो पीरियड कहते हैं, वो सब चीज़ें होती हैं। टेम्परेचर में 4 डिग्री सेंटीग्रेड से नीचे अगर टेम्परेचर रहता है और 51 डिग्री सेंटीग्रेड से ऊपर अगर टेम्परेचर रहता है तो ये अनुकूल नहीं होता पेस्ट के लिए, और इंसेक्ट्स के लिए हम कह सकते हैं। तो उससे भी कंट्रोल किया जा सकता है पेस्ट को। इसके अलावा नमी है, जैसे ह्यूमिडिटी और जो फोटो पीरियड है, वो भी उसको इफ़ेक्ट डालते हैं। वो उसको इफ़ेक्ट कैसे डालते हैं कि जो इंसेक्ट है उनकी ग्रोथ, उनकी पॉपुलेशन का इंक्रीज़ होना उनके होस्ट प्लांट के ऊपर डिपेंड करता है कि कितना फूड उनको अवेलेबल हो रहा है। और जो उनके होस्ट प्लांट हैं उनके लिए बहुत महत्वपूर्ण इश्यूज़ हैं, ह्यूमिडिटी, डे लेंथ या फोटो पीरियड जिनको हम कहते हैं। तो ऐसा मौसम, जैसे बारिश में हम देखते हैं कि खूब फ्लॉरिश करते हैं प्लांट, खूब ग्रो करते हैं, क्योंकि उस टाइम एक पर्टिकुलर मतलब डे लेंथ काफ़ी होता है, तो फ़ोटो पीरियड भी अच्छा होता है, और लाइट इंटेंसिटी भी बारिश के बीच का जो टाइम होता है उसमें काफ़ी अच्छी होती है, और उसके अलावा नमी खूब होती है। तो जब उनको खूब फूड मिलता है तो उसके बाद में उनकी ऑब्वियसली हेल्दी होते हैं, ब्रीडिंग प्रॉपर होता है और रैपिड ब्रीडिंग होता है, जिसके कारण उनकी पॉपुलेशन डेंसिटी काफ़ी बढ़ती है। तो ये सीधा सा सीधा कोरिलेशन होता है इंसेक्ट्स का कि वो उनके जो होस्ट प्लांट हैं उनके साथ उनकी ग्रोथ कोरिलेट करती है, उनकी पॉपुलेशन डेंसिटी का बढ़ना उसके साथ ग्रो करता है। स्पेशली कौन से? फाइटोफैगस इंसेक्ट्स। तो फाइटोफैगस इंसेक्ट्स इज क्लोजली कोरिलेटेड टू द डेवलपमेंट ऑफ देयर होस्ट प्लांट्स। और जो फाइटोफैगस नहीं है, दूसरे इंसेक्ट्स हैं, तो उनके लिए इतना, जैसे एंटोमोफैगस इंसेक्ट्स है, दूसरे इंसेक्ट्स को खाते हैं, और जो हम ये कह सकते हैं कई फ्लाइज़ हैं जो फ्लैश के ऊपर डेड बॉडीज़ होती हैं उस पर अपने फूड के लिए डिपेंड करती हैं, तो उनके ऊपर इसका डायरेक्ट इफ़ेक्ट नहीं होता, लेकिन जो एंटोमोफैगस इंसेक्ट हैं उनके ऊपर इनका डायरेक्ट इफ़ेक्ट होता है। फिर हम आते हैं नेचुरल बैरियर्स पर। तो नेचुरल बैरियर्स में हमारे पास आते हैं माउंटेन रेंज हैं, लार्ज बॉडीज़ हैं वाटर की, जैसे सी और ओशंस, और डेज़र्ट जो लंबे लंबे रेगिस्तान हैं वो आते हैं। तो इन सब में क्या होता है कि इंसेक्ट्स इतना डिस्टेंस जब बीच में रहता है, माउंटेन रेंज है अगर बड़ी हैं तो एक तरफ से दूसरी तरफ जाने में काफ़ी डिस्टेंस क्रॉस करना होता है। अगर लार्ज वाटर बॉडीज़ हैं तो उनको काफ़ी दूरी तय करनी पड़ती है। उसके कारण क्या होता है कि वो इतना लंबा माइग्रेट नहीं कर नहीं पाते, और ये माइग्रेशन नहीं होने के कारण भी पेस्ट का कंट्रोल होता है। इसके अलावा एक और रीज़न ये होता है कि जैसे माउंटेन रेंज को अगर आप लो कि काफ़ी बड़ा है, तो उसके एक तरफ जो एनवायरनमेंट है वो अलग होता है। मतलब एक तरफ उसके हम देखेंगे कि मॉइस्चर काफ़ी है, लेकिन वो दूसरी तरफ बाई एयर नहीं जा रहा है, वहीं रुके जा रहा है। तो दूसरी तरफ मॉइस्चर कम होने के कारण
जो एनवायरमेंटल फैक्टर्स हैं, जो कंडीशंस हैं, वो चेंज हो जाती हैं और दूसरे तरह के एनवायरनमेंट में वो सर्वाइव नहीं कर पाते। इसी तरह वाटर बॉडीज़ हैं अगर, तो उनके नज़दीक मॉइस्चर काफ़ी ज़्यादा होता है और जैसे जैसे आप उससे डिस्टेंस ज़्यादा करते जाते हैं, दूरी लेते जाते हैं, तो मॉइस्चर कम होता है, एनवायरमेंटल फैक्टर्स चेंज होते हैं, कंडीशंस बदल जाती हैं और उसके कारण भी वो सर्वाइव नहीं कर पाते। तो उसके नज़दीक रहने वाले इंसेक्ट अलग तरह के एनवायरनमेंट में रहते हैं और जो दूर रहते हैं वो अलग तरह के एनवायरनमेंट में रहते हैं। तो ये जो नेचुरल चीज़ें हैं ये काफ़ी हद तक बैरियर बनाकर रखती हैं, पेस्ट को कंट्रोल में करने में इनका महत्वपूर्ण रोल होता है। फिर होते हैं नेचुरल एनिमीज़। तो नेचुरल एनिमीज़ में हम देखते हैं कि बहुत सारे ऐसे एनिमल्स हैं जो अपने फूड के लिए डिपेंड करते हैं इंसेक्ट्स के ऊपर। तो जैसे वर्टिब्रेट्स में भी अगर हम देखें तो एवीज़ हैं, जो कहते हैं बर्ड्स हैं सारे, और रेप्टाइल्स जैसे स्नेक्स हैं और लिजार्ड्स हैं और एम्फीबियंस फ्रॉग्स सारे, और इवन जो मैन हैं वो भी बहुत सारे जगहों में इंसेक्ट को एज ए फूड यूज़ किया जाता है। तो ये सारी चीज़ें भी महत्वपूर्ण रोल प्ले करती हैं, नेचुरली चेक करती हैं, कंट्रोल रखती हैं इंसेक्ट पेस्ट के पॉपुलेशन को। फिर हम आ जाते हैं डिजीज़ में। तो जैसे दूसरे ऑर्गेनिज्म में बहुत सारे माइक्रो ऑर्गेनिज्म, वायरस, इनके कारण, जिनको हम पैथोजेंस कहते हैं जनरली, उनके कारण डिजीज़ होती हैं, तो वैसा ही इंसेक्ट्स में भी होता है और उसके कारण भी इनकी पॉपुलेशन जो है वो चेकआउट रहती है नेचुरली। अब हम आते हैं फिज़िकल मेथड्स ऑफ इंसेक्ट पेस्ट कंट्रोल। तो जो फिज़िकल मेथड्स हैं उसमें कूलिंग, हीटिंग, रेडिएशंस, ये फैक्टर यूज़ किए जाते हैं। कूलिंग अगर हम देखेंगे तो जैसा मैंने अभी तुम्हें बताया कि कूलिंग 4 डिग्री सेंटीग्रेड से नीचे अगर रहता है टेम्परेचर, तो काफ़ी इफ़ेक्टिव रहता है इंसेक्ट को कंट्रोल करने में। अच्छा, ये जो मेथड्स हैं जैसे कूलिंग हुई, हीटिंग हुई, इनको ज़्यादातर यूज़ किया जाता है स्टोर्ड ग्रेन पेस्ट के लिए। तो लो टेम्परेचर मतलब 4 डिग्री सेंटीग्रेड से नीचे हो तो वो बड़ा इफ़ेक्टिव है। कुछ इंसेक्ट्स ऐसे हैं कि काफ़ी लो टेम्परेचर में भी सर्वाइव करते हैं और -1 डिग्री सेंटीग्रेड से -6 डिग्री सेंटीग्रेड में भी वो सर्वाइव करते हैं। तो काफ़ी मुश्किल होता है उन्हें नष्ट करना, लेकिन जनरली इंसेक्ट्स के लिए नॉर्मल ये सर्वाइवल टेम्परेचर नहीं होता, 4 डिग्री सेंटीग्रेड से नीचे वो समाप्त हो जाते हैं। फिर हम बात करते हैं हीटिंग की। तो हीटिंग में 51.5 डिग्री सेंटीग्रेड से लेकर 54.5 डिग्री सेंटीग्रेड तक अगर टेम्परेचर में 3 घंटे तक एक्सपोज़र होता है, अगर इस टेम्परेचर में हम 3 घंटे तक एक्सपोज़र रखते हैं तो काफ़ी हद तक हम स्टोर्ड ग्रेन पेस्ट को कंट्रोल कर सकते हैं। लेकिन अच्छा, अभी पहले मुश्किल होता था इस तरह टेम्परेचर को मेंटेन रखना, लेकिन अभी हमारे पास बहुत सारे रिसोर्सेज हैं कि हम इस तरह टेम्परेचर को कंट्रोल कर सकते हैं। हम हीटिंग को सस्टेन कर सकते हैं लंबे पीरियड तक। तो कैसे करेंगे वो, कि जो वाटर पाइप्स हैं, हॉट वाटर पाइप्स, उनके द्वारा हम इनको मेंटेन रख सकते हैं, हीटिंग बाय हॉट वाटर पाइप्स। उसके अलावा जो इलेक्ट्रिसिटी डिवाइसेस है उनके द्वारा हम हीटिंग के प्रोसेस को मेंटेन रख सकते हैं। और ये जब टेम्परेचर इंक्रीज़ करता है, नॉर्मली भी अगर टेम्परेचर इंक्रीज़ करता है तो बहुत बेनिफिशियल होता है पेस्ट को कंट्रोल करने में, क्योंकि उससे 2 चीज़ें होती हैं। एक तो जब टेम्परेचर बढ़ता है तो इंसेक्ट का सर्वाइवल रेट कम हो जाता है, दूसरा जो अनाज है उसका मॉइस्चर कम हो जाता है और ड्राई हो जाता है वो, तो उसकी डैमेज होने की जो कंडीशंस हैं वो वैसे भी ख़त्म हो जाती हैं। इसके कारण जो हीटिंग इफ़ेक्ट है वो कहीं ज़्यादा इफ़ेक्टिव होता है स्टोर्ड ग्रेन पेस्ट को सुरक्षित रखने में। अब हम आ जाते हैं एनर्जी रेडिएशंस पर। तो जो
एनर्जी या रेडिएशन है वो हम सोलर एनर्जी को यूज़ करते हैं, और सोलर एनर्जी को हम 3 तरह से जनरली यूज़ करते हैं। 3 उसका जो स्पेक्ट्रा है, उस स्पेक्ट्रा के अकॉर्डिंग हम उसको 3 भागों में इंसेक्ट पेस्ट के लिए कंट्रोल करने के लिए यूज़ करते हैं, डिवाइड करते हैं। फर्स्ट रेडियो फ्रिक्वेंसीज, सेकंड इंफ्रारेड लाइट, और तीसरा अल्ट्रावायलेट लाइट, और हम इसको कहते हैं विजिबल लाइट। इसके अलावा एक्स-रेज और गामा रेज को हम यूज़ करते हैं इसमें। यहाँ रेडियो फ्रिक्वेंसीज, इंफ्रारेड लाइट और अल्ट्रावायलेट लाइट और विजिबल लाइट, ये हीट प्रोड्यूस करने वाले रेडिएशंस हैं। और एक्स-रेज और गामा रेज जो हैं ये केमिकल इफ़ेक्ट प्रोड्यूस करते हैं, यानी आयोनाइजेशन इनके द्वारा होता है। तो दोनों इन सभी का जो रेडिएशन है उनका इफ़ेक्ट अलग अलग तरह का होता है। और हीटिंग का इफ़ेक्ट वही है जैसा अभी मैंने बताया कि हम इनको स्टोर्ड ग्रेन पेस्ट के लिए ज़्यादा काम में लेते हैं, ड्राई हो जाते हैं, सूख जाते हैं, वो तो सूख जाते हैं तो पेस्ट कम डैमेज करते हैं। ऑब्वियसली कोई चीज़ अगर मॉइस्चर एब्जॉर्ब कर लेते हैं, स्टोर्ड ग्रेन जो है अनाज अगर नमी सोख ले तो उसका जो अपर लेयर है उसको डैमेज करना आसान हो जाता है, और जो ड्राई है अनाज तो उसका अपर लेयर को हम आसानी से डैमेज नहीं कर पाते, उसको पंच नहीं कर पाते वो इंसेक्ट। तो उसके कारण उनको काफ़ी आसानी, मतलब ये आसान है कि ड्राई जो ग्रेन है उसको हम सुरक्षित रख सकते हैं, और जो सर्वाइवल रेट है इंसेक्ट का वो भी कम होता है। तो दोनों तरह से वो इफ़ेक्टिव रहता है। अब हम देखें रेडियो फ्रिक्वेंसीज़। तो रेडियो फ्रिक्वेंसीज़ में रेडियो फ्रिक्वेंसीज़ कहाँ यूज़ की जाती हैं? रेडियो कम्युनिकेशन और रडार नेविगेशन में। ये वो एरिया है, यूँ कहें कि अर्थ के ऊपर का वो फील्ड है जहाँ पर रेडियो कम्युनिकेशन और रडार नेविगेशन के रूप में उसको यूज़ किया जाता है। और रेडियो फ्रिक्वेंसीज होती हैं ये हीट प्रोड्यूस करती हैं, और हीट का मैंने अभी इफ़ेक्ट बताया कि दोनों तरह से इफ़ेक्टिव रहेगा, इंसेक्ट की सर्वाइवल रेट को कम करेगा, और वो जो हीटिंग प्रोसेस है उसके कारण से जो स्टोर्ड ग्रेन है वो ड्राई हो जाएंगे, उनका मॉइस्चर कम हो जाएगा। दूसरे होते हैं इंफ्रारेड रेडिएशंस। तो जो इंफ्रारेड रेडिएशंस हैं उनका 2 तरह से इफ़ेक्ट रहता है, एक बाय हीटिंग और दूसरा बाय अट्रैक्टिंग। तो हीटिंग तो वही है प्रोसेस जो मैंने पहले तुम्हें बताया कि उसमें जो स्टोर्ड ग्रेन है उनको हम वो करते हैं हीट, वो ड्राई भी होते हैं और जो इंसेक्ट हैं उनका सर्वाइवल रेट भी होता है, उनको किल किया जा सकता है। इतना जैसे मैंने बताया 51.5 डिग्री सेंटीग्रेड से 54.5 डिग्री सेंटीग्रेड तक अगर लंबे समय तक अगर हम टेम्परेचर रखें, लगभग 3 घंटे और उससे ज़्यादा, तो इंसेक्ट को किल कर सकते हैं। और दूसरा होता है अट्रैक्टिंग। तो इंफ्रारेड लाइट है, ये इंफ्रारेड लाइट रेडियो फ्रिक्वेंसीज और विजिबल लाइट, इसके बीच का स्पेक्ट्रम होता है, और बहुत सारे इंफ्रारेड लैंप यूज़ किए जाते हैं, और इंफ्रारेड लैंप से जो लाइट प्रोड्यूस होती है वो अट्रैक्ट करती है इंसेक्ट्स को, और इंसेक्ट्स में कुछ ख़ास तरह के रिसेप्टर ऑर्गन्स होते हैं जो इस इंफ्रारेड लाइट के लिए, जो इंफ्रारेड लाइट है उसके लिए सेंसर्स की तरह यूज़ करते हैं। जैसे कि मॉस्किटोज जो होते हैं उनके एंटीना में इंफ्रारेड सेंसर्स होते हैं, और उसके कारण वो इंफ्रारेड लाइट की तरफ अट्रैक्ट होते हैं, वहाँ वो कलेक्ट हो जाते हैं, और कलेक्ट करके फिर उनको दूसरे डिवाइसेस के द्वारा और दूसरे मेथड्स के द्वारा किल कर दिया जाता है। ये एक तरीका है। तीसरा होता है विजिबल लाइट। तो विजिबल लाइट और अल्ट्रावायलेट जो रेडिएशंस हैं उनका स्पेक्ट्रम होता है 380 से 770 नैनोमीटर वेवलेंथ तक। अब इसमें 2 तरह का हम स्पेक्ट्रम को, इस पूरे स्पेक्ट्रम को हम 2 तरह से डिवाइड करते हैं। एक वो जो ब्लू ग्रीन स्पेक्ट्रम है, अल्ट्रावायलेट टू ब्लू ग्रीन स्पेक्ट्रम, और दूसरा है जिसमें वाइट, रेड, ऑरेंज और येलो लाइट आती है। तो जो ब्लू ग्रीन स्पेक्ट्रम है वो
अट्रैक्ट करता है इंसेक्ट को, वो इफ़ेक्टिव है और अट्रैक्ट करता है, जबकि रेड, ऑरेंज और येलो जो स्पेक्ट्रम है वो रिपेल करता है। तो दोनों तरह से ये काम कर रहा है। ये इसका फोटोटैक्सिस इफेक्ट है। प्रकाश के प्रति इंसेक्ट्स की क्या अनुक्रिया है, तो वो पॉजिटिव भी है और नेगेटिव है। तो अगर हम देखते हैं कि ब्लू ग्रीन स्पेक्ट्रम है तब तो वो उसको अट्रैक्ट करता है अपनी तरफ, और अगर रिपेल करता है, दूर भगाना है, तो उस समय हम वाइट, रेड और ऑरेंज और येलो स्पेक्ट्रम को यूज़ करते हैं और हम उन्हें रिपेल कर सकते हैं। एक दूसरा तरीका ये भी होता है कि उसमें डायपॉज इंड्यूस कर दिया जाता है। डायपॉज इंड्यूस करने का मतलब इंसेक्ट की ग्रोथ को, एक तरह से इंसेक्ट की ग्रोथ को रोक दिया जाता है वहीं, और उसका मेटामॉर्फोसिस है वो वहीं रुक जाता है। एग के फेज़ में रह सकता है, वो प्यूपा के फेज़ में रह सकता है, और उसके आगे जो डेवलपमेंटल स्टेजेस हैं उनको वहीं स्टॉप करने के कारण जो इंसेक्ट है वो एडल्ट में कन्वर्ट नहीं होता। तो हम ये कह सकते हैं कि हमने पेस्ट को कंट्रोल करने में कामयाबी मिलती है। फिर होता है तीसरा इसका तरीका है कि हम इंसेक्ट के बिहेवियर को मॉडिफाई करें। तो इंसेक्ट के बिहेवियर को मॉडिफाई करने का यही तरीका है कि इंसेक्ट हमेशा एक, मतलब यूँ मान लो, वो पर्टिकुलर स्पेस, जनरली वो प्लांट्स होते हैं, उनको चूज़ करते हैं ओविपोजिशन के लिए, और अगर हम विजिबल लाइट से उनको अट्रैक्ट करके दूसरी तरफ ले जाते हैं और जो अपना फील्ड है उससे दूसरी तरफ उनको बिहेवियरली उनको माइग्रेट किया जाए, वो अट्रैक्ट हो उसकी तरफ, तो ओविपोजिशन के लिए उनका स्पेस चेंज हो जाएगा, और ओविपोजिशन के लिए जब उनका प्लेस चेंज हो जाएगा तो वहाँ सीवियर अटैक नहीं होगा प्लांट्स के ऊपर जहाँ पर हमारा क्रॉप है, और हम उसे बचा पाएंगे और ब्रीडिंग दूसरी जगह होगी। तो ये भी एक तरीका हो सकता है। फिर चौथे हमारे पास होते हैं आयोनाइजिंग रेडिएशंस। आयोनाइजिंग रेडिएशंस में हमने अभी देखा जैसे, तो हमारे पास हैं ये क्या कहते हैं इसको, एक्सरेज और गामा रेज। इन दोनों के कारण दो तरीके से ये इफ़ेक्टिव रहते हैं। एक, ये बाय किलिंग रेडिएशंस के कारण, क्योंकि हमें पता है कि एक्सरेज के कारण कितने म्यूटेशंस भी होते हैं, इनका इफ़ेक्ट अंदर डीएनए तक ये डैमेज करते हैं मॉलिक्यूल्स को। तो बाय किलिंग हम इसको कर सकते हैं। एक दूसरा, जैसे मैंने अभी कहा कि ये डीएनए के ऊपर अपना डायरेक्ट इम्पैक्ट डालते हैं, तो हम स्टेरलाइजेशन इसका कर सकते हैं, स्टेरलाइजिंग भी इनको करते हैं। तो बंधेकरण इंसेक्ट्स का किया जा सकता है। ऑब्वियसली आगे फर्टिलाइजेशन नहीं होगा, गॉनेट्स डेवलप नहीं होंगे, तो फिर हम इंसेक्ट पेस्ट को कंट्रोल आसानी से कर पाएंगे। एक और तरीका हो सकता है ऑकस्टिकल डिवाइसेस का। जब एक पर्टिकुलर फ्रिक्वेंसी के साउंड को हम प्रोड्यूस करें फील्ड में, जैसे एक सामान्य सा उदाहरण इसमें दिया जाता है कि जो बैट है, चमगादड़ है, उसके जो फ्रिक्वेंसी है, उस फ्रिक्वेंसी की वेवलेंथ को अगर फील्ड में, क्रॉप में हम यहाँ पर रिलीज करते हैं, तो जितने भी इंसेक्ट्स वहाँ हैं वो भ्रमित होते हैं कि बैट, या कहें कि उनका जो शिकारी है वो उनके आसपास है, और फिर वो वहाँ से मूव कर जाते हैं, दूर चले जाते हैं। तो इस तरह के अलग अलग पर्टिकुलर टाइप के साउंड फ्रिक्वेंसीज़ को अगर हम पर्टिकुलर फील्ड में या पर्टिकुलर एरिया में रिलीज करते हैं, तो भी हम पेस्ट को कंट्रोल आसानी से कर सकते हैं। तो ये वो सारे तरीके हैं जब हम फिज़िकली और फिज़िकल मेथड्स और नेचुरल मेथड्स से इंसेक्ट पेस्ट को कंट्रोल करते हैं। इसके अलावा जो दूसरे मेथड्स हैं, जैसे मैकेनिकल मेथड्स हैं, केमिकल मेथड्स हैं, वो भी हम यूज़ करते हैं पेस्ट को कंट्रोल करने में। केमिकल कंट्रोल फिर दो तरह का हो सकता है, इनऑर्गेनिक हो सकता है, ऑर्गेनिक हो सकता है। इनऑर्गेनिक इंसेक्टिसाइड्स फिर दो तरह के हो सकते हैं, वो नेचुरल हो सकते हैं और वो सिंथेटिक हो सकते हैं। तो इन्हें हम आगे डिस्कस करेंगे। धन्यवाद।